बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की मैच फिक्सिंग, ये है वो मौजू जिस पे आज मुख्तसरन बात की जाएगी। चंद रोज़ कबल एक सर्वे सामने आया था जिसमें पाकिस्तान की अदलिया को पुलिस महकमा के बाद सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा करार दिया गया था। और अगर पाकिस्तान की तारीख़ का दयानतदारी से जायज़ा लिया जाए तो ये तजिया 100% दुरुस्त भी लगता है, क्योंकि इस मुल्क के बिगाड़ के लिए जब जब काविशें की गईं तो अदलिया ने हमेशा मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों का बहुत अच्छी तरह साथ दिया और फिर इसके बदले बड़ी बड़ी ज़ाती मुराआत भी हासिल की। इस वक्त मुल्क की जो आला तरीन अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जजेस के माबैन शदीद किस्म की धड़ेबंदी है और सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहिबान हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के हुक्मरानी के हमायती टोला की अक्सरियत भी मौजूद है। और इस टोला के सरबरा इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मैच फिक्स किया जा रहा है, इमरान खान की हुकूमत में असासाजात की रिकवरी करने वाले महकमा के उस वक्त एक सरबराह थे जिनका नाम था शहजाद अकबर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली इस मैच फिक्सिंग के बारे में चंद घंटे पहले इस सारे प्लान का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने क्या कहा, ये आप इनकी ज़बानी खुद ही सुन लें। इन्फॉर्मर की जो खबर है वो ये है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल क़यादत पाकिस्तान वापस आई है नवाज शरीफ साहब की सूरत में, एक सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के टॉप पे जो बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सूरत में, और इस वक्त पाकिस्तान में जो सही जिनका रूल है मिलिट्री वाले भाई साहब उनकी, इन तीनों के माबैन एक चीज तय पाई है और ये इस प्लान के ऊपर काम हो रहा है। और वो चीज ये तय पाई है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ये डिमांड थी कि मुझे 2/3 मेजोरिटी देंगे तो मैं ये चीज को हाथ लगाऊंगा। अब उस 2/3 मेजोरिटी के अंदर उन्होंने एक नई चीज डाल दी है जिसके लिए अब बहुत तेजी से इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। और वो नई चीज, ये असल में ब्रेकिंग न्यूज है, वो नई चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 2/3 मेजोरिटी के बदले में ये प्रॉमिस किया है कि वो जब उनकी 2/3 अक्सरियत आ जाती है जिसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी वो रिटायरमेंट एज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जज, उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको तवालत दे दी जाएगी। और इस तरह से जो चीफ जस्टिस का ओहदा है वो जो है वो इस वक्त जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो अपने ओहदे से मजीद वो जो है 2 साल या 3 साल, ये जो भी उनके मेकिंग में है, क्योंकि मुखबर ने इतनी खबर दी है उसके बाद ये खबर नहीं है कि ये जो एक्सटेंशन है ये 2 साल दी जाएगी या 3 साल दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो रिटायरमेंट एज, जो किसी जमाने में एक मुतालबा भी रहा है हमारे पास के सतह तक, रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाएगा। और उस रिटायरमेंट एज के बढ़ाने से फायदा ये होगा कि इस वक्त जो जज साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चैलेंज कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड को चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियंस का उसको चैलेंज किया है, उसके खिलाफ फैसला दिया, और जो एक और वजह से भी नवाज शरीफ साहब की हिट लिस्ट पे हैं क्योंकि वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा वाला फैसला दिया था, वो है जस्टिस एजाजुल हसन। तो जस्टिस एजाजुल हसन फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके, तो ये इस वक्त जो है पोजीशन पीछे ली जा चुकी है। इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए मुझे इतलात आ रही है कि इस हद तक जाया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई जमात का उससे बल्ला भी छीना जाएगा, और बल्ला छीनने के बाद जो बचा कुचा जो कहते हैं ना इलेक्शन में जाएंगे वहां पे पॉलिटिकल एजेंट तक को नहीं बैठने दिया जाएगा और पॉलिटिकल एजेंट्स तक को भी उठा लिया जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे, हमसे बेजा में चले जाएंगे, जिस तरह आज हो रहा है। मुझे एक बात बताइए ना कि जो आपका पॉलिटिकल एजेंट बनेगा वो बेचारा पहुंच ही ना सके आपके इलेक्शन वाले दिन, तो उसमें क्या इलेक्शन होगा? वो ऑब्जेक्ट कैसे करेगा जब जाली वोटें आके कास्ट होंगी और ये सारा सिलसिला चलेगा? और वो जाके अपनी अपील किसके पास करेगा? जो इलेक्शन कैंडिडेट जिसके साथ ये तमाम ज्यादतियां होंगी वो अपनी फरियाद लेके कहां जाएगा? वो फरियाद लेके अदालत के पास जाएगा। अदालत तो पहले ही बैंक कर रही है कि 2/3 मेजोरिटी दी जाए, 2/3 मेजोरिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी। एक्सटेंशनों से आए थे, कुरान के ऊपर अस्तगफिरुल्लाह, कुरान के ऊपर हाथ रख के मियां साहब ने वोट दिलवाए थे बाजवा साहब को। पहले ही वो एक नोटिस ले चुके हैं कि ताउमर नायली जो है वो खत्म कर दी जाएगी, 2/3 मेजोरिटी भी आ जाएगी, और फिर जो है चीफ जस्टिस की उम्र भी बढ़ जाएगी, एजाजुल हसन साहब का भी पता फारिग कर दिया जाएगा। और ये इस वक्त प्लान है और उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। और उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो इस वक्त पोजीशन में है, अगर वो नहीं बोलेगा तो ये प्लान बिना किसी चूं चना के इंप्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द नेक्सस बिटवीन राइट नाउ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट जो इस वक्त अटैच है इनके साथ, नॉट ऑल द पॉलिटिशियंस बट एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल ग्रुप, एंड द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। तो नाजरीन, आपने शहजाद अकबर साहब की बात सुन ली। इनकी बातों में वज़न इसलिए है कि लीक होने वाली इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के सीनियर तरीन जज एजाजुल अहसन ने एक रोज़ कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा है उसमें इंतहाई संगीन किस्म की बेकायदगियों का जिक्र किया गया है।
اور یہ بے قاعدیاں اسی میچ فکسنگ کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی ہیں جس کا شہزاد اکبر نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی منظوری سے فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ جو بھی سپریم کورٹ کے بینچز بنیں گے وہ پہلے 3 سینئر ججز کی منظوری سے بنا کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن دوسرے نمبر پر سینئر ترین جج ہیں۔ ان کے خط کے مطابق جسٹس مظاہر علی نقوی اور ملٹری کورٹس کے بارے میں کیسز سننے کے لیے جو بینچ بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں 3 سینئر ججز کی کمیٹی کے منظوری کے بغیر یہ جو بینچز بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ منظور کیا تھا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے کی اپیل 7 سینئر ترین ججز کا بینچ سنے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کاز لسٹ جاری کی گئی تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ اعتراض بھی لگایا گیا کہ ججز کمیٹی کے کمنٹس انہوں نے سینئر یعنی جو دوسرے نمبر پر سینئر ترین جج اعجاز الحسن صاحب ہیں ان کو دکھلائے بغیر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کروا دیے۔ اسی طرح جسٹس مظاہر علی نقوی کیس کو سننے کے لیے سینئر ترین ججز کا بینچ بنانے پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن جب کاز لسٹ نکلی تو اس کا معاملہ بھی الٹ ہو گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کے مطابق جمعہ 8 دسمبر کے روز بات معاملات پر مشتمل ایک فائل کے بارے میں 2-3 مرتبہ رجسٹرار محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ کو کال کیا گیا اور ہر دفعہ یہی بتلایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے پاس ہے۔ پھر جب شام 6 بجے چوتھی مرتبہ کال کی گئی تو بتلایا گیا کہ محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ جو کہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار ہیں اور ستمبر میں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی رجسٹرار مقرر کیا تھا، وہ گھر چلی گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو چند معاملات ہیں جو کہ سامنے لائے گئے ہیں۔ دراصل میچ فکس ہو چکا ہے۔ انکل سام یعنی امریکہ کی خواہش کے مطابق ہی اگلی حکومت بننی ہے۔ پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ اپنے جو اس وقت ان کا دورہ امریکہ جاری ہے وہ غالباً اس معاملہ کو فائنل کر کے ہی آئیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہونا ہے، اور اگر ان کی مدت ملازمت میں جیسے کہ ابھی یہ بات آپ نے سنی ہے کہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے، 1 سال کی بھی توسیع ہو جاتی ہے تو اعجاز الحسن صاحب انہوں نے 27 اکتوبر 2024 سے لے کر 5 اگست 2025 تک چیف جسٹس بننا ہے، تو ان کی تو پھر از خود بخود چھٹی ہو جائے گی اور ان کی کوئی باری نہیں آئے گی چیف جسٹس بننے کی۔ تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ کیسا عجیب و غریب ملک ہے۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہی بگڑ جائے تو پھر علاج نہیں بلکہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔